हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पॉलिटी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए आज उसी रेफरेंस में आज हम पॉलिटी को आगे पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो आज अगर हम अभी तक का देखें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा उसको देखें अगर हम, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक हम बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा, जैसे अगर एक चीज़ देखें क्या पढ़ा, तो पहली बात संविधान क्या है, क्या पढ़ा, संविधान क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, एक चीज़ और थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि जो मैंने बताया भी था कि नीड क्या होती है संविधान की, कि आखिरकार संविधान की है ना आवश्यकता क्या है। ये एक और चीज़ दूसरी कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो आखिरकार हर समाज को, हर शासन प्रणाली को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो मैंने आपको बताया था। फिर एक बात बता दूं कि पहली बात वही है कि उस समाज पर शासन संचालन करने के लिए हमें एक कुछ नियमों और कुछ कानूनों का क्या चाहिए, कुछ संकलन चाहिए। और उसके बेस के आधार पर हम क्या है कि एक समाज के ऊपर शासन चला सकें और समाज की व्यवस्था को बनाए रखें। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनमें संविधान का यूज केवल और केवल शासन संचालन के लिए ही किया गया था। केवल और केवल व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए किया गया था। व्यक्ति के जीवन को कैसे बनाने के लिए, गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण, ठीक है ना। तो जितने भी संविधान हैं उनका निर्माण इसी प्रकार से हुआ। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने भी प्रजातंत्रीय शासन थे पिछले टाइम से इतिहास में, सारे राजाओं के पास अपना अपना एक संविधान हुआ करता था, है ना। तो इसलिए पहले इसकी हमने आवश्यकता देखी क्या है, लेकिन भारतीय संविधान के संदर्भ में इसकी आवश्यकता थोड़ी भिन्न हो जाती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति की स्थापना करता है। ये चीज सबसे बड़ी बात है, यानी कि भारतीय संविधान है वो सामाजिक दस्तावेज के रूप में है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है तो आप बोलना बिल्कुल सामाजिक दस्तावेज है। और इसको लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी स्टेटमेंट दिया था जब संविधान सभा को संबोधन कर रहे हैं, संविधान जब लागू हो रहा था उस टाइम डॉक्टर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि बोला, आज हम इस संविधान को लागू करते हुए एक ऐसे समाज में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमने संविधान तो आधुनिक बना है लेकिन समाज आज परंपराओं में जकड़ा हुआ है। और इस समाज में यदि हमें सच में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो उससे पहले हमें सच में लोकतंत्र की स्थापना करनी है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो उससे पहले हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। और इसीलिए हम इस संविधान को केवल शासन संचालन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक दस्तावेज के रूप में भी यूज करेंगे। और इसका स्पष्ट उदाहरण भारतीय संविधान में दिखता भी है ना। ये आपको चीज़ें बता दी गई। जैसे अगर भारतीय संविधान में हम बात करें समता का अधिकार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल जो भारतीय संविधान में। समता का अधिकार क्या करता है, सामाजिक दस्तावेज के रूप में काम करता है। महिलाओं के लिए या अस्पृश्य जाति है जिन्हें सो कॉल्ड जो अनटचेबिलिटी सो कॉल्ड दलित बोला जाता था, उनके लिए ये चीज़ें थी कि उनके साथ अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, उनको भी गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए सामाजिक दस्तावेज है। दूसरा ये है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की अगर बात की गई है ताकि समाज में उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। तीसरी बात, भारतीय संविधान की अगर एक और खास बात है कि जितनी भी भारतीय संविधान की विविधता है, सामाजिक विविधता है, उनको बनाए रखने के लिए पूरा प्रोविजन किया गया, सामाजिक विविधताओं को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए सामाजिक विविधताओं को बनाए रखा गया है, ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए भारतीय संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से भिन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा संविधान ये पढ़ा। तीसरा हमने यहाँ पॉइंट जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो दो चीज पढ़ी हमने। एक तो होता है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का शासन। ये देखा क्या होता है।
तो इसमें संविधान के शासन में क्या होता है कि इसमें सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल होती है किससे, संविधान की। अर्थात इसमें संविधान है वो सरकार जैसे आती है वो बदल सकती है, मैनिपुलेशन करती है। और जितना भी राजतंत्र संविधान है, जितना भी राजतंत्र संविधान था, एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, चाइना का संविधान देखें हम, तो वो भी इसी तरीके का संविधान है। वो संविधान शासन है, वहाँ संविधानवाद नहीं, वहाँ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का शासन है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ मतलब संविधान सर्वोच्च है। दूसरा अगर हम देखें इसमें, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, अर्थात सरकार है वो संविधान के अधीन होती है। कोई भी शासन प्रणाली संविधान में परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, भारतीय संविधान में मैंने बताया था कि कौन कौन से सिद्धांत है उनको बताया। तो मैंने संविधानवाद के अंतर्गत भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रोविजन भी बताए थे। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें उनका हम, तो एग्जाम्पल अगर मैं उनका देखूं, आपसे बताऊं एग्जाम्पल उनका, तो ये जो एग्जाम्पल है ये सारे जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये देखो, अगर लिखित संविधान की हम बात करें तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे भारत में लिखित संविधान के ही, भारत में संविधानवाद के ही उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के सिद्धांत संविधानवाद क्या है और भारतीय संविधान के लिखित मतलब भारतीय संविधान में संविधानवाद के प्रोविजन कौन कौन से हैं, तो वो सारे प्रोविजन आपको बताने हैं। पहला लिखित संविधान हुआ, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली हुई, और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एक चीज़ को डिफाइन किया कि किस तरीके से ये संविधानवाद की स्थापना करते हैं, किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट भी एक उसका उदाहरण है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। और भारतीय गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति की ज़्यादा है। सर्वोच्च न्यायालय भी है, वो भी उस पर लिमिटेशन रखता है, और न्यायालय पे भी कई प्रकार से लिमिटेशन है, वो भी रखे जाते हैं। तो भारत में चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को पूरी तरह अपनाया गया। तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक डिस्कशन किया, थोड़ी सी भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी, थोड़ा सा बेसिक चीज़ हमने यहाँ तक डिस्कशन की। लेकिन ध्यान रखना, ये जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूँ यही आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो जो शब्द नोट्स में हो सकता है, हर सारे शब्द नोट्स में अवेलेबल ना हो, तो उन चीज़ों को मैं लिखा भी रहा हूँ। अगर उसमें से भी आपके समझ में नहीं है तो कुछ चीज़ें जो बोलते हुए जा रहा हूँ मैं, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आखिरकार भारतीय संविधान बना कैसे। तो एक सबसे बड़ा यही फैक्ट रहता है हमेशा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण, तो देखो भारतीय संविधान का अगर निर्माण की हम बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण नॉर्मली तो बोलते हैं कि 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, नॉर्मली ऐसे मानते हैं कि ये इसलिए मानते हैं कि संविधान सभा ने इतने दिन काम किया था इसलिए। लेकिन सच तो यह है कि भारतीय संविधान का विकास हुआ था, काफ़ी समय से हुआ था। और जब ये सब विकास अगर देखें तो ये संवैधानिक विकास है, ये ब्रिटिश शासन से ही देखने को मिला है। ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश संसद ने भारत में क्या किया था कि जो कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, कंपनी आई थी भारत में, उस कंपनी को रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर उसका शासन संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट और प्रोविजन बनाए। और उन्हीं में से कुछ ऐसे प्रोविजन देखने को मिले जिनका अगर हम बात करें, जिनको भारतीय संविधान में भी स्वीकार किया गया। लेकिन अगर भारतीय संविधान में आपसे पूछा जाए कि किन एक्टों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम से पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका प्रभाव भारतीय संविधान पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। लगभग 2/3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो इससे प्रभावित है, ठीक है ना। लेकिन हम इसके विकास को भी देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर सवाल अगर तरीके देखें तो इसके विकास से प्रोविजन से भी आते हैं कि किस तरीके से भारत में एक के बाद एक ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाए गए थे, उनमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, तो वो चीज़ें। लेकिन इसको बताने से पहले अगर आपने हिस्ट्री का वीडियो देखा हो मेरा, तो हिस्ट्री के वीडियो में आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी कि किस तरीके से कंपनी ने अपने लाभ को कमाने के लिए उस समय अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर ब्रिटेन में मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन के लोगों को फ़ायदा हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई एक्ट लाए और उन एक्टों में
उन प्रोविजनों को आपको जरूर ध्यान रखना है जो प्रोविजन उनकी पॉलिसीज में थे। तो सबसे पहले बात अगर सवाल हम देखें तो भारतीय संविधान के विकास से देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं कि क्वेश्चनों का फॉर्मेटिंग क्या रहेगी। देखो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से आ सकते हैं। प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री में अगर क्वेश्चन का तरीका रहेगा, प्री में यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो एक तो एक्ट के अंतर्गत जितने प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजन, उनसे आते हैं सवाल कि उस एक्ट में क्या हुआ था जो स्पेशल प्रोविजन में था। वो एक सवाल वहां से आता है ना, जितने भी एक्ट है वो। दूसरा अगर मेंस का एक सवाल हम देखें तो मेंस का सवाल आता है 1999 का अधिनियम और 1990, और एक है 1935 एक्ट। इनके सवाल है वो मेंस में आते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि 1935 का एक्ट किस तरीके से भारतीय संविधान के विकास में सहायक था। तो वो प्रोविजन आपको बताने हैं जो जिनको भारतीय संविधान में भी यूज किया गया है और जो 1935 के एक्ट में भी थे। इनको पढ़ते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, पढ़ते टाइम ध्यान क्या रखना है, ये चीज ध्यान रखना। पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इनका बैकग्राउंड क्या था। ध्यान रखना, ऐसे तो इतने एक्ट है, अगर सच में आप इनको रटेंगे तो आपको याद नहीं रह पाएंगे, इनका कोई ना कोई प्रोविजन आप मिस कर जाओगे। तो एक तो ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि कोई भी कानून आता है वो ऐसे नहीं आता, वो पूरे समय की परिस्थिति या सिचुएशन और बैकग्राउंड के बेस के आधार पर वहाँ की संसद के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बैकग्राउंड क्या था, आखिरकार क्या चीज़ें थी कि एक कंपनी के मामले में ब्रिटेन की संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हर प्रोविजन का कारण समझना। कि ये प्रोविजन अगर जोड़ा है तो हर प्रोविजन का आपको क्या समझना है, कारण समझना है, तभी आप उसको याद रख पाओगे कि आखिरकार ये प्रोविजन जोड़ा है इन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत। पहली बात तो एक्ट क्यों लेके आए, दूसरी बात वो तो बैकग्राउंड में देख लेंगे हम भी एक्ट क्यों लेके आए। दूसरी बात उसका प्रोविजन का आपको समझना है कारण, कि हर प्रोविजन का कारण समझना है कि क्या रीजन है कि प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी अगर हम चीज़ देखें तो अगर कोई एक्ट में आपको, किसी भी एक्ट में आपको लगता है कि किसी एक्ट का प्रोविजन भारतीय संविधान से अगर मैच करता है तो उसको हाईलाइट कर लेना, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से प्रोविजन है उनको उदाहरण देकर समझाइए जो भारतीय संविधान में ब्रिटिश ऐतिहासिक विकास के आधार बने। ब्रिटिश ऐतिहासिक जो कंपनी के शासन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाए वो भारतीय संविधान में इतिहास के आधार बने, तो वो भारतीय संविधान में जुड़े, उनको आपको हाईलाइट करना है क्योंकि उनका यूज हमें एग्जाम्पल के रूप में करना है, ठीक है। अब हम एक एक एक्ट को देखते हैं और उस एक्ट के बाद हम समझेंगे। ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं के आधार पर आपको हमें आगे चलना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो 31 दिसंबर की नाइट पर नए साल मनाते कुछ लोगों ने भारत में कंपनी स्थापित करने का प्लान बना लिया था। तो 31 दिसंबर को भारत में 16 से में 31 दिसंबर 16 से ईस्वी को भारत में कंपनी स्थापित की गई थी। और चूंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी और भारत चूंकि ईस्ट में आता है इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडीज कंपनी रखा था। ध्यान रखा, क्या रखा, ईस्ट इंडीज कंपनी। जितनी भी यूरोपीय कंपनी वो ईस्ट इंडीज कंपनी भारत में स्थापित थी, ईस्ट इंडीज कंपनी कहलाती थी, लेकिन उसके नाम अगर ब्रिटिश की तो ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी थी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी थी। और ये कंपनी आई किस उद्देश्य से भारत में, केवल अगर इनका उद्देश्य माना जाए तो 7th इनका उद्देश्य था व्यापार करना। क्या था, व्यापार करना। अब देखो ब्रिटिश चूंकि ये कंपनी है, अब हमारी भी कोई कंपनी अगर दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाती है आज भी तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से इस कंपनी ने भी, ब्रिटिश शासक था, उस ब्रिटिश महाराजा जो उनका था उससे उन्होंने परमिशन ली और परमिशन लेने के बाद भारत में व्यापार कर लिया। लेकिन उन्होंने इनको एकाधिकार प्रदान किया कि आप अकेले जाओ भारत में व्यापार करने के लिए, इसको एक अधिकार दिया। अब आप जानना चाहोगे कि ये एकाधिकार क्यों दिया, तो देखो मार्केट को समझो। देखो व्यापार करने के लिए आए व्यापारी, ठीक है ना, तो ये क्या है, खरीदार है। भारत में क्या है, खरीदार है। अब ये भारत में खरीदार आए, अब ध्यान रखना कि खरीदार अगर कम है और बेचने वाला अगर ज़्यादा है
तो इसको क्या मिलेगी, वस्तु सस्ती मिलेगी, वस्तु सस्ती मिलेगी, अकेला अकेला व्यापारी है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंपनी भारत में भेजेंगे तो इनके पीछे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और भारतीयों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि खरीदार जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो बेचने वाले भी अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही क्या किया कि इनको वस्तुएं सस्ती मिलने लगी और सस्ती वस्तुएं मिलने के लिए इनको अकेला भेजा गया था। अब ये चीज़ ध्यान रखना, कंपनी आई नॉर्मली व्यापारिक उद्देश्य से ही थी, सामान्यतः यही देखा गया था। पिछले 100 सालों में उन्होंने यही एक्टिविटी की थी, जो एक्टिविटी उन्होंने व्यापार के लिए की थी। लेकिन वस्तु खरीदनी थी इनको भारत से जब वस्तु खरीदनी थी तो इनको चाहिए था निवेश। व्यापार में आपको वस्तु खरीदे तो पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए इनको देना पड़ता था सोना और चांदी, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो और किसी वस्तु की डिमांड तो करते नहीं थे, वो सिर्फ बेचते थे। तो इससे क्या होता था कि यूरोप के जो भंडार थे सोना और चांदी का, या यूरोप के देशों द्वारा अन्य देशों पर जो कंट्रोल करके अपने कॉलोनियलिज्म डेवलप करके जो उन्होंने वहाँ से भंडार डेवलप किए थे, उन सबको यहाँ पर लाया गया था और भारत में धुआंधार सोना चांदी आता गया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंपनी पर दबाव बनाया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने, या ब्रिटिश हम कह सकते हैं सरकार ने कंपनी पर दबाव बनाया कि आप कोई रास्ता ऐसा ढूंढो, कि आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढो ताकि वहीं से आपको राजस्व मिले। कंपनी पर दबाव बनाया कि निवेश का कोई विकल्प ढूंढो, और इसी दौरान भारत में उनको परिस्थिति बढ़िया मिली, क्योंकि भारत का जो शक्तिशाली शासन था मुगल शासन, वो पैठन की ओर जा रहा था। थोड़ा बहुत शक्तिशाली आगे बढ़ रहे थे मराठे, उनको अहमद शाह अब्दाली द्वारा धूल चटा दी गई थी। उसके बाद तो उनका मतलब पतन होना डाउन हो गया एकदम से, और इसके अलावा छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी। तो इसलिए भारत में शासन स्थापित करने में इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति लिए कंपनी को चाहिए भू राजस्व, क्योंकि भारत में राजस्व का एक ही स्रोत था, भू राजस्व। तो भू राजस्व हेतु कंपनी ने क्या किया, राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक प्रकृति की उसने, यानी कि राजनीतिक रूप में कंपनी ढल गई। और जैसे ही कंपनी राजनीतिक रूप में ढली, कंपनी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सांसद की हो गई थी, क्योंकि अभी तक कंपनी एक व्यापारिक थी, लेकिन जैसे ही कंपनी राजनीतिक रूप में आई तो इसको रेगुलेट करना जरूरी था। अब रेगुलेट करना क्यों जरूरी था, क्योंकि रेगुलेट करने का इसलिए जरूरी था कि एक तो कंपनी राजनीतिक हो गई थी। अगर इसको रेगुलेशन की बात करें तो क्योंकि कंपनी राजनीतिक हो गई थी। दूसरा, कंपनी की सैन्य क्षमता एवं आर्थिक क्षमता बहुत बढ़ गई थी। तो इससे ब्रिटिश संसद को डर लगने लगा कि कहीं कंपनी ब्रिटेन में उनकी सत्ता को चुनौती ना दे दे। ये चीज़ सबसे बड़ी थी। अगर कंपनी के पास, जब कंपनी भारत जैसे विशाल साम्राज्य को टक्कर दे सकती है, भारत के बड़े बड़े साम्राज्य को परास्त कर सकती है, तो कंपनी कल के जाके हमें भी परास्त कर सकती है। इसलिए ब्रिटेन के शासन ने सोचा कि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंपनी की आर्थिक और सैन्य क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कल के जाके हमें चुनौती ना दे दे। तीसरा एक और कारण था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था। भ्रष्टाचार बढ़ा, निजी व्यापार बढ़ा, तो इससे ब्रिटिश के जो व्यापारी थे, वहां ब्रिटेन के पूंजीपति ने भी ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया। क्यों बनाया, अब ये भी ध्यान रखना, इसलिए बनाया कि देखो, अब ये भाई एक ही कंपनी में काम करने वाला अगर एक व्यक्ति ब्रिटेन में इंजीनियर है मान लें और भारत में मान लें इंजीनियर है उस टाइम के लिए, तो भारत में काम करने वाला एक सिविल सर्वेंट या इंजीनियर इतने पैसे कमा के ले जा रहा था वहाँ ब्रिटेन में, और वहाँ रॉयल जिंदगी जी रहा था, तो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, लोकल व्यक्ति थे, वो उनसे जेलस होने लग गए कि यार वही जॉब हम करते हैं, वही जॉब ये करते हैं, ये तो इतने अमीर और हम इतने गरीब। इसको लेकर के भी और ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया। ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। सॉरी, इसीलिए कंपनी को रेगुलेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। कई कारण थे इसकी वजह से कंपनी को किया।
इसके अलावा अगर आप बात करें तो यही कारण था। तो इसके बाद तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात होगी। इसके अलावा आपको पता है कि अगर चौथा तो मैंने बता दिया कि कंपनी राजनीतिक रूप से कन्वर्ट हो गई थी, तो बड़ा साम्राज्य का प्रशासन संचालन हेतु, अब प्रशासन संचालन हेतु चाहिए क्वेश्चन कुछ, तो प्रशासन संचालन हेतु भी ब्रिटेन संसद को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और इसी के बाद जब आपको पता है कि 1716 से में स्थापित हुई है कंपनी, 1757 फ्रांसी की युद्ध में इन्होंने बंगाल में इनको भू राजस्व अधिकार, दीवानी अधिकार मिल गए थे। लेकिन 1764 के ये फ्रांसी का युद्ध हो गया 1757 का, और 1764 का बक्सर युद्ध, इसमें कंपनी ने अपना अधिकार बढ़ा लिया और कंपनी एक तरह से भारत में राजनीतिक रूप से स्थापित हो गई थी। तो इसलिए भारत में संवैधानिक विकास होना चालू हुआ, क्योंकि ये जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि भारत में संवैधानिक विकास का एक कारण तो ये है कि एक तो भारतीय साम्राज्य का विस्तार होने लगा इनका, दूसरा ये सो कॉल्ड भारत का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, है ना। इसलिए इन 4-5 कारणों से मैंने बता दिया कि कंपनी राजनीतिक रूप से डेवलप हो गई थी, ब्रिटिश सरकार इनको सुधारों की मांग होने लगी। इसी कारण से ब्रिटेन ने भारत में एक्ट बनाना चालू किया। और इसी संदर्भ में सबसे पहले जो एक्ट आया था इनका, सबसे पहले उसको बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, इसलिए इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की सबसे खास विशेषता क्या थी? इसके प्रोविजन तो अलग है, लेकिन इसकी विशेषता सबसे पहले देखेंगे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे विशेषता अगर देखें हम, अब मैंने बैकग्राउंड तो आपको बता दिया कि आखिरकार ये एक्ट आया तो क्यों आया, ठीक है ना। तो वो बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि आखिरकार क्या था, तो इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया था। क्या किया गया था? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया था। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि नियंत्रित करना यानी कंपनी के कार्यों को पहली बार रेगुलेटिंग में लाया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरी बात कि कंपनी को राजनीतिक दर्जा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक दर्जा दिया कंपनी को कि क्योंकि इसमें कंपनी को ब्रिटिश संसद ने माना कि हाँ कंपनी पॉलिटिकल हो चुकी है ना, उसको राजनीतिक दर्जा दिया। और इसीलिए राजनीतिक के साथ साथ उसको प्रशासनिक दर्जा भी दिया, क्योंकि प्रशासनिक से संबंधित प्रोविजन है वो भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा पहली बात देखो, अभी तक हम देखें तो भारत में केंद्रीय शासन मुगल शासन के समय स्थापित हुआ, लेकिन मुगल शासन ये पूरे भारत में केंद्रीय शासन स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि दक्षिण भारत में कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन अगर हम बात करें तो कंपनी का शासन की अगर मैं बात करूं 1764 तक की अगर मैं बात करूं, तो एक तो मुंबई, एक कोलकाता, मद्रास और दिल्ली, इन पर इनका क्या था? कंट्रोल था। तो इन पर इनका कंट्रोल था, तो इन्हीं पर इन्होंने क्या किया? केंद्रीय शासन की स्थापना करी, क्योंकि सारा केंद्रीय शासन इनका कलकत्ता से चलता था, बंगाल से चलता था। तो पहली बार भारत में केंद्रीय शासन की स्थापना की गई थी, और उसी उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया था। और इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन किए जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत में केंद्रीय शासन को बढ़ावा दिया, वो प्रोविजन भी हम देखेंगे। तो इन उद्देश्यों 3 महत्वपूर्ण कारणों की वजह से कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थोड़ा विशेष बन जाता है, तो ध्यान रखना। अब इसमें प्रोविजन क्या जोड़े गए थे, तो इसमें प्रोविजन मैं बताता हूँ क्या जोड़ा गया था। प्रोविजन, इसके प्रोविजन अगर हम देखें, प्रोविजन क्या थे, तो प्रोविजन ये था कि पहली बार बंगाल में एक गवर्नर बनाया गया था। और लॉर्ड बोरिंग हेस्टिन पहले गवर्नर थे। लॉर्ड बोरिंग हेस्टिन आपको पता है फर्स्ट गवर्नर थे। तो पहली बार बंगाल में एक गवर्नर बनाया गया था, पहली बार, ध्यान रखना। दूसरी बार इसमें एक प्रोविजन और किया गया था इन्होंने कि गवर्नर की सलाह के लिए 4 सदस्य, ध्यान रखना, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई, ठीक है ना। ये गवर्नर की सलाह के लिए पहले तो एक गवर्नर अपॉइंटमेंट किया कि पूरा बंगाल इनका पूरा शासन वासन देखेगा। गवर्नर जितना भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सुधारनी, वो गवर्नर इनको बनाए। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर बोला गया था, अभी तक गवर्नर बोला गया, लेकिन उसको बंगाल के गवर्नर ही नाम था, ध्यान रखना। और बोरिंग हेस्टिंग पहले गवर्नर थे भारत के, ठीक है ना। गवर्नर की सलाह के लिए 4 सदस्य कार्यकारी सदस्य वो बनाई गई थी। इतना नहीं,
इसमें कंपनी में कर्मचारियों के निजी व्यापार को नियंत्रण किया गया था। एक चीज ये ध्यान आएगा कि कंपनी में जो कर्मचारी थे उनके व्यापार को, निजी व्यापार को नियंत्रण किया गया। क्यों किया गया था मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में थे, लिप्त थे, बहुत ज़्यादा पैसों का मिसयूज कर रहे थे, इसलिए इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। तो हर प्रोविजन क्यों जोड़ा गया ये आपको ध्यान रखना है। अगर गवर्नर है, अगर गवर्नर को भेजा है तो उसकी सलाह के लिए कोई न कोई तो होना चाहिए। तो सलाह के लिए एक 4 सदस्यीय समिति बना दी थी, है ना, जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद कहलाई। इसके अलावा इसमें एक था कि बंगाल में या कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की थी। कलकत्ता में न्यायालय बनाया गया था, पहली बार न्यायालय कलकत्ता में आया था। और ये न्यायालय 4 सदस्य था। कितने सदस्य था? 4 सदस्य, जिसमें एक चीफ जस्टिस, 1 CJI, जिसे हम चीफ जस्टिस बोल सकते हैं, और 3 न्यायाधीश। इसका यह स्ट्रक्चर था इस प्रकार। तो इनका एक CJI था जो एलिजा एम्पे था, जो प्रथम इनका जो न्यायाधीश बना, मुख्य न्यायाधीश। तो ये कलकत्ता में एक न्यायालय था। ये मेन प्रोविजन है। प्रोविजन तो इसके अंतर्गत बहुत जोड़े होंगे, बहुत बड़ा आपको पता है एक एक्ट होता है, लेकिन जो मुख्य प्रोविजन है वो इस एक्ट के अंतर्गत ये थे। अब हर प्रोविजन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जब ये कंपनी आई तो कुछ प्रशासनिक सुधार करना चाहती थी, और बंगाल मतलब इस कंपनी के कुछ प्रशासनिक सुधारों में एक जुडिशरी रिफॉर्म भी था, और उसी जुडिशरी रिफॉर्म के अंतर्गत एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये 1773 का एक्ट था। लेकिन 1773 के एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आया। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 1781 में आया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, और इसी को 1781 का सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ था? ज़्यादा कोई चेंज नहीं था। जो 1773 का एक्ट था, 1773 के एक्ट में जो इन्होंने न्यायालय बनाया, उसके क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं थे। क्षेत्राधिकार का मतलब समझे आप? ज्यूरिडिक्शन, कि भाई वो किन किन व्यक्तियों की सुनवाई कर सकता है, कौन कौन उसके अधीन आते हैं उनके मामले में। तो फिर क्या हुआ कि 1761 के एक्ट में, 1781 के एक्ट में, जो एक्ट है 1781 के एक्ट में, इसको डिफाइन किया गया था। 1781 का एक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार को डिसाइड करे। न्यायालय के क्षेत्राधिकार को डिफाइन किया था, ये ध्यान रखना, डिफाइन किया। और डिफाइन क्या किया कि ये न्यायालय भारत में रहने वाले यूरोपीय जो व्यक्ति है उनकी भी सुनवाई कर सकता है। इसको इस शक्ति है कि भारत में रहने वाले यूरोपीय हैं उनकी सुनवाई भी ये कर सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लाया गया था। तो 1781 के एक्ट में कोई ज़्यादा बड़े प्रोविजन तो थे नहीं। नॉर्मली जो मेन प्रोविजन था वो मेन प्रोविजन था कि जो जुरिडिक्शन ऑफ द कलकत्ता कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन को डिफाइन करना था, और इसी उद्देश्य से इस एक्ट में ये प्रोविजन जोड़ा गया। और साथ ही बोला गया कि जो न्यायालय का जो जुरिडिक्शन है वो ना केवल भारतीयों पर लागू होगा बल्कि भारत में रहने वाले यूरोपीय भी लागू होगा। लेकिन ध्यान रखना, सुनवाई केवल और केवल आपको पता है यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे इसमें। इस संदर्भ में एक्ट आया। इसके बाद अगर हम एक्टों को देखें, हाँ जी, तो इसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से 1784 का एक्ट आता है, और 1784 के एक्ट में किस प्रकार से इन्होंने शक्तियाँ उनका विभाजन किया है। तो मतलब शक्ति द्वैध शासन चलाया। और मैं बता दूं, द्वैध शासन की अगर बात करें, द्वैध शासन सबसे पहले और बंगाल में देखने को मिला द्वैध शासन। और बंगाल में आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन चलाया गया था, जिसमें क्या था उनके द्वैध शासन में कि बंगाल में ऐसे था कि दीवानी अधिकार है वो तो कंपनी के पास थे, और प्रशासनिक अधिकार है वो अधिकार थे नवाब के पास। इस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था। 1784 के एक्टों में सबसे पहला प्रोविजन ये किया, क्योंकि ध्यान रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पता है कंपनी का होता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का होता था, तो जिसको समस्त व्यापारिक शक्ति दे रखी थी इन्होंने, कंपनी का होता था, इसको समस्त व्यापारिक शक्तियाँ इन्होंने दे रखी थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि 1784 के एक्ट से समस्त शक्तियों का क्रियान्वयन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता था, तो समस्त शक्तियाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही थी। इसमें एक चीज़ और थी, अगर हम देखें तो जब कंपनी आपको पता है ब्रिटिश संसद कंपनी को रेगुलेट करना चालू करेगी, तो रेगुलेट अगर ब्रिटिश संसद को करना है इस कंपनी को, तो इसमें होता क्या है
कि इसकी शक्तियों को सीमित करना पड़ेगा। तो चूंकि पहले इसके पास बोर्ड ऑफ कंपनी के पास या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियाँ थीं, और जब राजनीतिक और आर्थिक जब इसके पास दोनों शक्तियाँ थीं तो इसका दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें इसकी शक्तियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नया पद यहाँ पर लाया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें मैंने बता रहा हूँ, इसमें 6 सदस्य होते थे, टोटल 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में 2 तो थे कैबिनेट मंत्री वेटरन के, और 4 सदस्य थे उनकी प्रिवी काउंसिल, यानी कि एक तरह से प्रिवी काउंसिल उनका न्यायालय से संबंधित एक संस्था होती थी, या जो वहाँ प्रिवी काउंसिल है वो वहाँ के जो ब्रिटिश शासक है उसकी संस्था थी, तो उसके सदस्य थे। यानी कि 6 सदस्य वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा पावर दे दी गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला कि आप यहाँ पर राजनीतिक शक्तियाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दे दी। कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ? तो इस आधार पर द्वैध शासन है या डायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डायर की एडमिनिस्ट्रेशन हमें 1784 के एक्ट के अंतर्गत दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी बिजनेस पावर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी पॉलिटिकल पावर, और इस आधार पर 2 शासक आ गए। द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक ही जगह 2 शासन चलाने वाले लोग। तो द्वैध शासन में सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राजनीतिक शक्ति दे दी, यानी कि पूरी पावर उसी के पास दे दी, और उसके पास केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हमने व्यावसायिक शक्तियाँ दी। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर रखा गया। और इतना ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोला कि समस्त व्यापारिक, राजस्व, सैन्य या अन्य प्रकार की समस्त गतिविधियां जो आप संचालित करोगी और सबकी जानकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना जरूरी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा पावर रखी गई। तो इस तरीके से 1784 के एक्ट में एक तो ये प्रोविजन किया गया था। 1784 के एक्ट में एक और प्रोविजन था कि जो मैंने बताया था 1773 के एक्ट में, जो 1773 का एक्ट था उसमें बोर्ड ऑफ जो गवर्नर आया था उस गवर्नर की एक 4 सदस्यीय परिषद थी, उसकी सलाहकारी परिषद, उसको घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया था। अब इसका रीजन समझो। इसका रीजन ये था कि 4 सदस्य होते थे तो बहुमत पे निर्णय नहीं हो पा रहा था, और 4 सदस्यों में डिसीजन लेने में काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा था, और वो किसी भी बात को बन नहीं पाती थी, डिले हो रहे थे। और इसी प्रोसेस को वो फास्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 सदस्य कर दिया ताकि आसानी से इसमें बहुमत का संचालन हो सके। इसके अलावा 1784 के एक्ट में एक और प्रोविजन था कि इसमें बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। अब युद्ध या अन्य किसी चीज़ से संबंधित जो शक्ति है वो बंगाल की उसको सौंप दी। क्योंकि अब देखो, इसका एक रीजन और था, क्योंकि अब कंपनी को प्रतिस्पर्धा मिलने लगी कि अगर भारत में कंपनी राजनीतिक है तो किसी एक शक्ति सेंटर में होनी चाहिए जो डिसीजन ले सके। तो बंगाल के गवर्नर, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट और हुआ था, एक तो वो इसमें इसका कारण एक और था। इस टाइम 1782 में सालवाई की संधि हुई थी मराठाओं के साथ, और सालवाई की संधि बम्बई का जो गवर्नर है उसने बंगाल के गवर्नर की बात को इग्नोर करते हुए कर डाली, और उससे काफ़ी नुकसान भी ब्रिटिश को देखने को मिला। इसके बाद ब्रिटिश को समझ में आ गया कि क्यों ना हम ज़्यादा पावर बम्बई को, बंगाल के गवर्नर को देते ताकि वो एकीकृत आधार पर डिसीजन ले सके। इसलिए सारी पावर बंगाल के गवर्नर को भेज दी गई, और इसीलिए ध्यान रखना, इसलिए मद्रास और बॉम्बे की जो गवर्नर है उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। ये दूसरा प्रोविजन इसमें जोड़ा गया था। एक प्रोविजन और था इसमें, जो भारत में रिक्रूटमेंट होती थी, भारत में जो भर्तियाँ होती थी वो रिक्रूटमेंट भर्तियाँ अभी भी उन पे कंट्रोल किसका था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कोई जिम्मेदारी देखी। अब ध्यान रखना ये क्यों, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता था, अपने लेवल पर उसकी व्यक्ति करके यहाँ पर शासन संचालन कर देता था। तो ये जो प्रोविजन है ये 1784 के एक्ट में देखने को मिली। इसके बाद जो एक्ट आया वो था 1793 का एक्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि 1793 का जो एक्ट आया उससे पहले 1757 और से लेकर के ये चीज़ देखो। मैंने, अगर आपने हमारा हिस्ट्री का वीडियो देखा है तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि उपनिवेशवाद के चरण, उपनिवेश यानी कंपनी का चरण, कंपनी के शासन के अलग अलग चरण थे, उनमें जो इनका प्रथम चरण था वो था वणिकवादी चरण। कंपनी का जो प्रथम चरण था वो वणिकवादी पूंजीवाद का चरण था। तो वणिकवादी पूंजीवाद के चरण में कंपनी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसको व्यापार में पैसा निवेश करना था, ठीक है ना। तो इसलिए 1773, 1784, 1781
1793 का, ये जो एक्ट है इनमें ज़्यादा ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं आएगा जिसे खर्चा का है। तो इसमें यही आएगा कि कंपनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव नहीं करेगी, तो वो ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इस एक्टों में नहीं की। लेकिन 1813 के बाद इनकी नीति बदल जाती है, वो औद्योगिक पूंजीवाद की ओर बढ़ जाते हैं और औद्योगिक पूंजीवाद में उनको भारत का मार्केट चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करेंगे। तो सारी चीज़ 1813 के प्रोविजन के बाद देखेंगे। और अभी तक मैं बोल रहा था कि कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, 1793 में इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा कि अगले 20 साल तक कंपनी ही भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार कंपनी के पास है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था, 1793 के एक्ट की अगर हम बात करें तो 1793 के एक्ट में कोई ज़्यादा प्रोविजन तो नहीं जोड़े गए थे। जो कुछ प्रोविजन उनको हम देख लेते हैं एक बार। एक प्रोविजन तो था कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल था इनका, जिसे बंगाल गवर्नर जनरल बोला गया था, और 1781 के एक्ट में वो बंगाल का ही था केवल, अभी तक उसको बाहर का गवर्नर जनरल नहीं बोला गया। तो इसमें क्या है कि उसको थोड़ा सा सीमित लेवल पर कुछ वीटो की शक्तियाँ इसमें दे दी गई थी। बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा 1793 के एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। इसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है 1813 का। इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा हम सिचुएशन देख लेते हैं 1813 के एक्ट। तो 1813 के एक्ट की थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार। क्या हुआ था कि 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने लग गया। औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से क्या हुआ कि ब्रिटेन विनिर्मित वस्तुओं का केंद्र बन गया। अब इसके लिए चाहिए इनको मार्केट, और मार्केट को यूज करना था इंडिया। तो अब इनकी जो नीतियां आएंगी वो इंडिया को मार्केट रूप में डेवलप करने के लिए ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे ताकि भारत एक बाजार के रूप में यूज हो सके। इसी संदर्भ में 1813 के एक्ट आता है, और 1813 के एक्ट में ये ऐसे प्रोविजन करना चाहते हैं जिसमें प्रोविजन की इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक तो विस्तारवादी नीति अपनाएंगे ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में विस्तारवादी किया जाए, विस्तारवादी नीति। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष कंट्रोल करेंगे, प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे, और प्रत्यक्ष नियंत्रण करके क्या करेंगे कि भारत का बाजार को यूज करेंगे। तो एक तो विस्तारवादी नीति। दूसरी, भारत को उपभोक्तावादी बनाएंगे। तो उपभोक्तावादी बनाने के लिए शिक्षा का प्रोविजन, ईसाईकरण भारत का, क्योंकि ईसाईकरण करेंगे, ठीक है ना, ईसाईकरण करेंगे, भारत को उपभोक्तावादी बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात, इसलिए भारत में समाज सुधार की बात भी करेंगे। और प्रशासनिक बदलाव, क्योंकि जब शासन ये मजबूत करना चाहेंगे तो प्रशासनिक बदलाव बहुत ज़्यादा स्टैम्प होंगे, और बहुत ज़्यादा स्टैम्प होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये युद्ध करेंगे तो ये कोशिश करेंगे केंद्रीकरण किया जाए ज़्यादा पावर को। अभी तक पावर को केंद्रीकरण करते जाएंगे, क्योंकि जब पावर केंद्रीकरण रहेगी तो बहुत सारे जो डिसीजन है वो एक गवर्नर के द्वारा आसानी से लिए जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में 1813 का एक्ट आता है, ठीक है ना। तो 1813 के एक्ट के प्रोविजन को हम जरूर देखते हैं। 1813 के एक्ट के प्रोविजन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रोविजन तो ये था 1813 में कि इसमें कंपनी की, अब देखो, अगर कंपनी को अब यहाँ का काम करना है, कंपनी को बेचना है, तो बेचना है तो क्या करना है कि अब बहुत सारी कंपनियां भेजेंगे। अब एक कंपनी बेचने के लिए नहीं, अगर मान लें बेचने वाला एक है, खरीदार अगर ज़्यादा है, तो बेचने वाला अगर एक है, तो बेचने वाला एक है तो उससे क्या है कि ज़्यादा मार्केट में वस्तु नहीं बेच पाएगा, ठीक है ना। इसी संदर्भ में इन्होंने क्या है कि बहुत सारी कंपनियों को भारत में भेजा, और इसलिए पहली बार भारत से कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को सीमित किया। और सीमित क्या किया कि चाय एवं चाय और चीन, इन दो गतिविधियों से, यानी कि तो चीन से साथ व्यापार करने में और एक चाय का भारत से व्यापार करने में, है ना, व्यापार करने में कंपनी को एकाधिकार है। एक प्रोविजन तो ये था कि कंपनी को भारत के साथ, देखो, कंपनी के भारत में समस्त जो एकाधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया। अब केवल कंपनी भारत में केवल चाय का अकेला व्यापार कर सकती है और चीन के साथ अभी व्यापार कर सकती है। बाकी अन्य भारत की गतिविधियों में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए एक प्रोविजन देखिए था। दूसरे, 1813 के एक्ट में पहली बार ब्रिटिश भारत पर ब्रिटेन क्राउन की संप्रभुता, यानी कि अभी ब्रिटेन क्राउन को पावर थोड़ा सा सुपीरियर बनाया गया था।
कि हाँ जो कंपनी है वो अंतिम रूप से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन वो ध्यान रखना, 1 लाख रुपये भारत में शिक्षा पर व्यय करने के लिए आए थे। अब देखो इसमें भी नीति बहुत इनकी वो थी, मैंने आपको बताया था कि हर प्रोविजन का कारण आपको समझ में होना चाहिए। अब शिक्षा पर एक क्यों व्यय करना चाहते थे, क्योंकि देखो भारतीयों के विचार बहुत ही रूढ़िवाद मतलब अलग ही तरीके थे, वो आध्यात्मिकवादी थे, वो उपभोक्तावादी थे नहीं थे, और दूसरी बात वो वेटरन की वस्तुओं को खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं थी। अब वेटरन को क्या करना है कि उनके विचार बदलना है, क्योंकि वो वेटरन की वस्तु उनको बेचनी है तो उनके विचार बदलना है, और विचार बदलना है तो उनको शिक्षा देनी पड़ेगी पहले। तो इसलिए वो विचारों से भारतीयों का निर्माण करना चाहते थे जो देखने में तो केवल भारतीय हो लेकिन वह रंग वह विचारों में क्या हो, अंग्रेज हो। तो विचारों में अंग्रेज बनाने के उद्देश्य से उन्होंने किया कि शिक्षा पर व्यय किया, लेकिन यह व्यय इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आवंटित हुआ, अलोकेशन हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन है कि मैंने बताया था कि ईसाई मिशनरियों को परमिशन दे दी, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी। अब ये भी आपको पता है क्यों किया गया, क्योंकि भारत में अब इनको ईसाईकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि ईसाई धर्म जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म था वो उपभोक्तावादी था, वो पूंजीवादी था। तो अब ये भारतीयों को भी उपभोक्तावादी बनाना चाहते थे ताकि ब्रिटेन की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और इन्हीं उद्देश्यों से ईसाई धर्म को प्रचार करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को अब परमिशन दे दी। हालांकि ब्रिटिश जो कंपनी आई थी उसका कोई ऐसा उद्देश्य ईसाईकरण से संबंधित नहीं था, लेकिन अब उसके उद्देश्य थोड़े बदलने लगे और ये ब्रिटेन संसद धीरे धीरे नियमों को बदलाव करती रही थी। एक चीज़ और, इस अधिनियम में जो यूरोप के ब्रिटिश नागरिक हैं वो भारत में उनको आने का थोड़ा परमिशन दे दिया गया था कि वो भारत में आ सकते हैं। और एक चीज़ और, इस अधिनियम द्वारा यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर प्रांतीय सरकारों और अदालतों के अधिकार क्षेत्र को और अधिक मजबूत कर दिया कि क्योंकि ध्यान रखना क्या हुआ था, पहली बात तो यूरोप के लोग ज़्यादा आने लग गए यहाँ, तो ब्रिटेन के जो यहाँ क्षेत्र थे और उनके जो न्यायालय थे अब वो इनकी सुनवाई कर सकते थे, ठीक है, उनको और ज़्यादा शक्ति दी गई थी। और इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भारत को बदलाव करने के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन ये सारे उद्देश्य इनके अपने हितों से प्रेरित थे। तो ये 1813 का जो एक्ट है, 1813 का एक्ट बहुत ही ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण था और इसमें बहुत ही ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन था। ये कंपनी अब गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो रही थी, है ना, ये याद ध्यान रखना। इसके अलावा आपको देखना 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। देखो 1833 का चार्टर एक्ट अब कब किस परिस्थिति में आता है, 1833 का चार्टर एक्ट इनकी वही नीति रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यों का विस्तार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का केंद्रीकरण करना है। और भारत अब क्या है कि 1833 में अगर देखोगे तो 1833 में इनका डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका है बहुत सारे क्षेत्रों पे। देखो मैसूर पे इनका पूरा कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। 1833 में अगर इनका क्षेत्र देखोगे आप, इनका विस्तार देखोगे, इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण अगर देखोगे तो देखो इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण अगर हम 1833 के एक्ट के अंतर्गत देखते हैं तो देखो 1833 के समय देखो इनका मराठा इनके कंट्रोल में थे पर नियंत्रण प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था, हमको पता। तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, उसके बाद इनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। इसके अलावा मैसूर पर, ठीक है ना, अवध पर, नेपाल की कुछ पार्टों पर भी, नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर, बर्मा के कुछ क्षेत्रों पर इनका क्या हो गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो गया, इनका प्रत्यक्ष कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। मतलब इनका ब्रिटेन में जो ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र भारत में वो बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया और प्रत्यक्ष कंट्रोल में आ गया था। अब देखो इतने बड़े शासन में जब इनका प्रत्यक्ष कंट्रोल आ गया तो प्रशासन में मजबूती लाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें करेंगे, है ना। तो उस प्रकार उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसकी पहली विशेषता ध्यान रखना, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार। और मैंने बता ही दिया आप क्योंकि एकाधिकार को समाप्त किया, क्योंकि अभी अब कंपनी से बोल रहे हैं कि हम बेचो ज़्यादा, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को भेजना चाह रहे थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार है उसको सीमित करना चाहते थे। इतना ही नहीं, ये कारण भी ये किया था कि कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शक्तियों को भी धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे ताकि, और ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण है उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। और आप ध्यान रखना इस जितने भी सारे एक्ट हैं इनको थोड़ा प्रोविजन, इनके प्रोविजनों को देखना कि कैसे कैसे ब्रिटिश संसद का जो अधिकार क्षेत्र वो बढ़ता जाता है, कैसे कैसे ब्रिटिश क्राउन की पावर है भारत में बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, कंपनी के पावर को सीमित कर दिया गया था।
तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी, जो 1813 में केवल भारत से समाप्त किया था, अब चीन से भी समाप्त कर दिया कि चीन में कंपनी अकेला व्यापार नहीं कर सकती, तो अन्य कंपनियों को भी परमिशन दे दी। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार है उसको भी इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये हो जाता है। ठीक है, अर्थात अब कंपनी केवल और केवल विशुद्ध रूप से कौन सी कंपनी होगी? प्रशासनिक कंपनी। अब कंपनी को एक ही चीज होगी, अब वो केवल प्रशासन, क्योंकि व्यापार के अधिकार को उसको समाप्त कर ही दिया गया था, अब वो प्रशासनिक रूप से संचालित होने लगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें ध्यान रखना, अब भारत का क्षेत्र बंबई भी हो गया था, दिल्ली भी हो गया था, इसीलिए बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगा। ध्यान रखना, क्योंकि भारत का क्षेत्र बढ़ गया, तो बंगाल का जो गवर्नर है, ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी आपको, ठीक है ना, कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, जो गवर्नर है उसकी जो परिषद थी, उसमें जो 3 सदस्य थे, अब एक चौथा सदस्य और जोड़ दिया गया था। और चौथा सदस्य कौन था? विधि मंत्री, मतलब विधि सदस्य था इनका, जो विधि ऑब्वियसली कार्यकारी परिषद है तो मंत्री कहेंगे उनको, तो विधि सदस्य है उसको जोड़ा गया था। और उसमें उसको एक चीज ध्यान रखना, अब देखो इन्होंने क्या प्रोविजन कर दिया इसका भी, कि देखो इसको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि वोटिंग का अधिकार देगा तो निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। इसको केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार दिया था। ध्यान रखना, जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था उसको केवल और केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया था। अर्थात ये चौथा सदस्य था, इसको वोटिंग राइट्स नहीं थे, क्योंकि वोटिंग होगी तो वही डिस्प्यूट खड़ा होगा। इसको केवल और केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार था, ताकि वो इससे संबंधित डिसीजन ले सके। अब इसका भी एक रीजन था कि विधि सदस्य ये इन्होंने क्यों जोड़ा। देखो हो क्या था कि अब भारत में इनका शासन हो गया था विस्तार, और अब ये भारत में करना चाह रहे थे वैधानिक बदलाव, और इसलिए भारत के लिए ये कोड जो लॉ है, कानून है, उनको कोडिफाई करना चाहते थे। क्योंकि अभी तक भारत में जो शासन चला रहे थे वो हिंदू और इस्लाम जो पर्सनल एक्ट है उनके आधार पर चल रहा था, तो इसलिए वो अपने आधारों पर कानूनों को बनाना चाहते थे, इसलिए एक विधि सदस्य लाया गया था। और लॉर्ड जो टीबी मेकाले इसका पहला कानूनी सदस्य था, टीबी मेकाले, ये भी ध्यान रखना। कौन? टीबी मेकाले, इसका प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है, कौन था? मेकाले था। इसके अलावा इसका एक प्रोविजन और था कि अभी तक तो क्या हो रहा था यहाँ पर कि डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिक्रूटमेंट करता था, और रिक्रूटमेंट में क्या करता था, वो अपने हिसाब से लोगों को लगा देता, सिविल सर्वेंट बना देता था, तो अर्थात उन पे ज़्यादा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। यानी कि अभी तक इनका रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस थी वो कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका कंट्रोल ज़्यादा रहता था सिविल सर्वेंट पे, जो भी यहाँ बनते थे सिविल सर्वेंट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल ज़्यादा रहता था। अब संसद चाह रही थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल कम हो, इसलिए बोला गया कि इनकी भर्ती अब एग्जाम के माध्यम से करो, ओपन कंपटीशन। किससे? ओपन कंपटीशन। ये चीज ध्यान रखना, ओपन कंपटीशन के माध्यम से भर्ती की जाए। क्यों करने की बात बोली गई? ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अच्छे विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। जब नॉमिनेट होते हैं तो उसमें अप्रोच चलती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ओपन एक कंपटीशन हो, जो योग्य होगा वही सिविल सर्वेंट बनेगा। और एक चीज और बोली कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए प्रतियोगिता में। ध्यान रखना, 1833 के एक्ट में बोला तो था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज का विरोध कर दिया, क्योंकि वो अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहता था। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना उसको, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके द्वारा इस प्राविधान को इनकार कर दिया, और उसने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए ओपन कंपटीशन नहीं हो पाया और ना ही भारतीयों को उसमें शामिल किया गया। अभी तक भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत एक तो ये हो गया, और इसी एक्ट के अंतर्गत इन्होंने एक विधि आयोग की नियुक्ति की। और मैंने बताया था विधि आयोग की नियुक्ति क्यों की, कि भारत में अब विधियों को कोडिफाई करना है, संहिताकरण करना है, तो विधि आयोग बनाया गया। उससे बोला कि अब सिफारिश दे, जैसे आज में हमारा विधि आयोग होता है, वो भी अपनी समय समय पर भारत की जितनी भी विधियाँ उनकी बदलाव से संबंधित विभिन्न प्रकार की सिफारिश देता है।
इसी प्रकार से विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट में इन्होंने किया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके अलावा एक प्रोविजन और था 1833 के एक्ट में कि मद्रास एवं बम्बई, इन दोनों की जो वैधानिक विधायी शक्ति थी, इसको सीमित कर दिया तथा यह शक्ति बंगाल के गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया था, उसको दे दी थी। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल से, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी गई और बम्बई और मद्रास है इसकी पावर को सीमित किया गया। इसका रीजन भी क्या था, क्योंकि अब इनको शक्ति सर्वोच्चता के रूप में स्पष्ट, ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाए। क्यों? क्योंकि अब इनको युद्ध करने थे, इनकी विस्तारवादी नीति थी और उसके लिए तुरंत डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन एक ही पावर में हो वो अच्छा है, इसलिए बंगाल के गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया था, उसी को समस्त शक्तियां दे दी गई थी। इसलिए इस अधिनियम में केंद्रीकृत व्यवस्था दिखेगी आपको। केंद्रीकृत व्यवस्था कैसे? क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था। ध्यान रखना, ये इस एक्ट की एक और विशेषता थी। तो इस एक्ट के जो मुख्य प्रोविजन है वो आपको ध्यान रखना है कि पहला प्रोविजन तो है कि कंपनी क्या है वो एकमात्र प्रशासनिक प्रधान के रूप में बदल गई। दूसरी, बंगाल के गवर्नर को भारत गवर्नर जनरल बोले जाने लगा। तीसरा, जो गवर्नर जनरल है उसकी एक कार्यकारी परिषद में एक और चौथा सदस्य जोड़ा गया था, लेकिन उसको वोटिंग का राइट नहीं था। एक और प्रोविजन इसमें जोड़ा गया था कि रिक्रूटमेंट है वो ओपन उसके माध्यम से होना चाहिए, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो सका। पांचवा इसमें कि जो मद्रास या बम्बई की जो उनकी शक्तियाँ थी, विधायी शक्ति, उनको सीमित कर दिया गया था। एक प्रोविजन और था कि इसमें विधि आयोग सदस्य जोड़ा गया था, ताकि आसानी से भारत में क्या की जा सके, आसानी से भारत में विधियों का कोडिफाई किया जा सके। इसमें भी ये बोला था कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी का शासन भारत में सुरक्षित है, कंपनी ही शासन करेगी, उसका कंट्रोल डायरेक्ट हम नहीं लेंगे, ये संसद ने बोल दिया था। तो 1853 तक कंपनी के शासन को स्पष्ट कर दिया गया था। लेकिन अब आता है 1853 का एक्ट। अब देखो, अब कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक थी। दूसरी बात, ब्रिटिश संसद, कंपनी का शासन प्रशासन बहुत तरीके से विस्तृत हो गया था। देखो, अब कब 1853 तक कंपनी का देख खाखा अधिकार हो गया, सिंध पर हो गया, ठीक है ना, पंजाब पर हो गया, ठीक है ना, पंजाब पर भी इनका अधिकार हो गया। और धीरे धीरे अब तो ये अवध इनको कंट्रोल करना चाह रहे थे, अवध या अन्य झांसी है, इन क्षेत्रों को भी कंट्रोल करना चाह रहे थे। और इस समय इनके जो, और इसके साथ ही अवसंरचनात्मक विकास करना चाहते थे। तो 1853 का एक्ट इनको बहुत ही ज़्यादा क्या करता जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी के शासन को सीमित करेगा और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के शासन को भारत में बढ़ाएगा। तो एक तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। इस एक्ट में एक और प्रोविजन आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रोविजन था शक्तियों का पृथक्करण। ध्यान रखना, जो शक्तियों का पृथक्करण मैंने 1853 में 1784 में बोला था, वो शक्तियों का पृथक्करण नहीं था, वो द्वैत शासन था। शक्तियों का पृथक्करण यहां देखा, और शक्तियों का पृथक्करण कैसे देखा, ये चीज ध्यान रखना। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण होता है विधायी शक्तियां, कार्यपालिकाई और न्यायपालिका। ये शक्ति अलग अलग हो, और न्यायपालिका की शक्ति तो आपको पता है 1773 के एक्ट से ही अलग थी। लेकिन विधायी और कार्यपालिका शक्ति ये किसके पास थी, ये गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, इनके पास थी ये दोनों शक्तियां। यानी कार्यपालिका और विधायी दोनों शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद ही कर रही थी। इसलिए अलग से इसके अंतर्गत एक विधायी परिषद बनाई गई थी। पहली बार इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्य को अलग कर दिया गया था, अर्थात इसमें एक विधायी परिषद बनाई गई थी अलग से। अब ध्यान रखना, विधायी परिषद, अब एक चीज और ध्यान रखना, विधायी परिषद का मतलब है संसद। तो पहली बार संसद का जो प्रोविजन है, चाहे लिमिट लेवल पर ही आया हो, पहली बार संसद का प्रोविजन भारत में अगर देखा गया 1853 के एक्ट में दिखाई देता है। तो विधायी परिषद बनी और विधायी परिषद को दिया गया कार्य विधायक कार्य, ठीक है ना, और एक थी गवर्नर की कार्यकारी परिषद, इसको दिया गया था कार्यकारी परिषद, कार्यकारी या कार्यपालिका का कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्य इसके पास थे।
ठीक है। अब ध्यान रखना पावर ऑफ सेपरेशन यहाँ देखने को मिला, लेकिन ध्यान रखना आज भी जैसे राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, ठीक उसी प्रकार गवर्नर जनरल उस समय भी विधायी परिषद का भी सदस्य था, हेड था, और संसद का भी हेड, मतलब उसका कार्यपालिका का भी हेड था। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें यहाँ देखने को मिली, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन पहली बार आया तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नर हेड था दोनों का। ठीक है ना। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत जो चौथा सदस्य है इनका, उसको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। जो गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के अंतर्गत जो विधि सदस्य था, इसको वोटिंग अधिकार दे दिया कि हाँ आप तो वोट कर सकता है। बस एक चीज थोड़ा सा अपना महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना एक और चीज, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पहले 24 सदस्य थे उनको घटा दिया। ध्यान रखना कैसे करके, मतलब एक चीज ध्यान रखना कैसे कैसे करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति को कम किया जा रहा था और संसद की या उसके क्राउन की शक्ति को बढ़ा जा रहा था। तो 18 को हटा करके क्या कर दिया, 18 से हटा करके कितना, सॉरी 24 से हटा करके 18 कर दिया गया था। और इसमें बोला गया 6 सदस्य तो क्राउन के होंगे, 6-10 सदस्यों को क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। क्राउन का मतलब उनका राजा, अर्थात अब कंट्रोल हो गया राजा का। और बहुमत के लिए चाहिए टोटल, अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है तो गण पूर्ति के लिए चाहिए 10 सदस्य। अब 10 में कम से कम 6 उनके हो जाएंगे तो डिसीजन बन ही नहीं पाएगा। डिसीजन पे कहीं ना कहीं कंपनी के स्थान पर, बोर्ड ऑफ मतलब कंपनी के स्थान पर डिसीजन राजा या उसके पास चला जाएगा। तो इससे कंपनी को और ज़्यादा सीमित किया गया था। इसके अलावा ओपन एग्जाम हुई थी, इसमें ओपन कंपटीशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की एक खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होंगी। और पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था कि भारतीयों को एग्जाम के लिए एलिजिबल माना गया। ये एक इंपॉर्टेंट इस एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि भारतीयों को भी एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाया गया था। और इसके लिए एक मैकाले समिति गठित हुई। अब आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मैकाले समिति का संबंध कैसे था, तो सिविल सर्वेंट रिफॉर्म से, ठीक है ना, उससे संबंधित थी मैकाले समिति। ठीक है ना, सिविल सर्वेंट रिफॉर्म से, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था, ठीक है ना, खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। और इस एक्ट में एक और ध्यान रखना, पहली बार एक चीज और थोड़ी बोली गई थी। क्या हो गया था कि जो गवर्नर की जो केंद्रीय कार्यकाल, मैंने बताया था कि एक विधायी परिषद है, तो उसको बोलते थे केंद्रीय विधायी परिषद। इसमें जो सदस्य होते थे वो अभी तक क्या करते थे, बाहर के आते थे, मतलब यूरोप से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। अब इसमें लोकल प्रतिनिधित्व को दिया, लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये शब्द को समझना थोड़ा सा, लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि भारतीयों को शामिल किया गया है, भारतीय नहीं थे इसमें। जो इनकी बंबई, इनकी जो मद्रास या इनके अन्य राज्य थे जो ब्रिटेन के मतलब कंपनी के अधीन में थे या ब्रिटिश शासन के अधीन में थे, उनके सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। हालांकि थे तो वो यूरोपियन, लेकिन वो भारत में काम करते थे, भारत का शासन संचालन करने थे, तो भारत में लोकल रूप से रहते थे, तो उनको इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ध्यान रखना इसमें 4 सदस्य हैं, उनको लोकल शामिल किया गया था इसकी विधायी परिषद में, जिसमें मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा, इनकी जो सरकारों द्वारा जो नियुक्त, इनकी जो सरकार है उनके द्वारा नियुक्त इन्हीं के सदस्य हैं, उनको शामिल किया गया था। लेकिन वो लोकल रूप से काम करते थे, इसलिए लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ध्यान रखना भारतीय रिप्रेजेंटेशन नहीं, अभी लोकल रिप्रेजेंटेशन, और वो भी केवल और केवल किसमें, विधायी परिषद में। ये मेन प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मेन प्रोविजन है वो इस एक्ट के अंतर्गत थी, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो 1853 का जो एक्ट था बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इसमें, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है 1853 के एक्ट को। तो इसके बाद हम 1858 के एक्ट में जाएंगे और 1858 के एक्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उद्देश्य थे, उसको विस्तार से देखेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं फिर आपको रिवीजन करवाता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ 1773, 1781, 1784, 1793, 1813, 1833 इन एक्ट के अंतर्गत चीज़ें पढ़ी, और जो मेन प्रोविजन है और वो प्रोविजन क्यों जोड़े गए हैं, उनके क्या बैकग्राउंड थे, क्या रीजन थे, क्या कंपनी का हित था, क्या ब्रिटिश संसद का हित था या क्राउन का हित था, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो शक्ति पृथक्करण है
वो पहली बार कब आया, ओपन एग्जाम कब होने लगी, भारतीयों को शामिल कब किया गया, 1853 ध्यान रखना, केवल लोकल रिप्रेजेंटेशन किया गया था। इसका मतलब भारतीय रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लोकल का मतलब ये था कि जो बम्बई, मद्रास और जो इनके आगरा एरिया है या बंगाल के जो एरिया है वहाँ पे इनके प्रांत थे, उनमें से लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसको अब हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ आप अच्छे से पढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। एक चीज़ ध्यान रखना, रिवीजन अच्छे से करें और इनको एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचो, रिवीजन करो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू।